नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के वाई पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, उसका अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि कार्मिक के किसी भी प्रकार के डेटा में आपको अगर एसआईपीएफ पोर्टल पे संशोधन करना है, चाहे वो स्वयं का नाम हो, पिता का नाम हो, जन्म दिनांक हो या नॉमिनी चेंज करना हो, काफी सारे और जो अपन ऐड करते चलेंगे जैसे जैसे अपने साथ स्टेप बाय स्टेप अपने सामने जो आते रहेंगे उस प्रकार से। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप एसआईपीएफ पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप sso.rajasthan.gov.in पे आप पहुंच जाएंगे और आप यहाँ पे डीडीओ साहिबान का जो लॉगिन आईडी जो अपना रहता है, वो एसआईपीएफ की एम्प्लॉय आईडी और उसका पासवर्ड, उसके बाद में आप कैप्चा लगा के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में ये आपके सामने इंटरफेस है, ये आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आप पहुंचने के बाद में आप सबसे पहले जो एस आई पी एफ का जो पोर्टल है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद में ही आपको ये एस आई पी एफ पोर्टल की साइट पे ले जाएगा। ये एस आई पी एफ पोर्टल की साइट पे सबसे पहले आप जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप का जो विंडो है, ये आपके सामने आएगा। ये क्या है, आप इसका एक बार इसका सॉल्यूशन है वो एक बार सुन लीजिए। ये मांग रहा है अपलोड ओल्ड पासबुक स्कैन फाइल, और ये क्या कह रहा है कि प्लीज अपलोड योर जीपीएफ पासबुक स्कैन कॉपी इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये मांग रहा है कि जो डीडीओ साहिबान हैं उसकी जो जीपीएफ की जो पासबुक है 2012 तक की मांग रहा है, अपलोड ओल्ड पासबुक की स्कैन फाइल टिल 2012 तक का जो उन्होंने जीपीएफ की पासबुक में जो एंट्रीज कर रखी हैं उनको अटेस्टेड करके, और उसको करने के बाद में आप इसको इसको आप अपलोड कर देंगे। एक बार दोबारा सुनिए कि 2012 तक की, जैसे आपके डीडीओ साहिबान हैं वो 1997 के लगे हुए हैं, तो 1997 से लेके 2012 तक का उनका जीपीएफ है, क्योंकि 2012 के बाद में ऐसा पीएफ पोर्टल है ये ऑनलाइन हो गया था ये, तो उसके बाद की आवश्यकता नहीं है। 2012 तक की जितनी भी है उनका लेजर जो अपडेट करना है उनका, तो आप उनकी कैम स्कैनर है आपके पास में, उसके माध्यम से, या फिर एडोबी स्कैन है, या फिर ऑफिस है, जो भी आपके मोबाइल में ऐप अवेलेबल है, उससे आप इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद में आप इसको इस चूज फाइल के माध्यम से आप इसको ले लेंगे और उसके बाद में आप इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही उस पासबुक को अपलोड कर देंगे उसके बाद में आपके सामने ये पॉपअप का विंडो है, ये फिर कभी नहीं आएगा, एक बार ही आपके सामने ये आएगा। अन्यथा अगर आप इसको अपलोड नहीं करना चाहते तो आप ये क्लोज का जो बटन है ये प्रेस करेंगे। ये प्रेस करते ही ये विंडो गायब हो जाएगा और इस प्रकार से ये सरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये जो सरफेस है, ये आपका डीडीओ साहिबान का पर्सनल है उनका, ना कि डीडीओ पे काम कर रहे हैं अभी। वो ये जो आपके सामने सरफेस है, ये इसके थ्रू क्या करेंगे, आपके डीडीओ साहिबान को जब कभी भी एसआई का उनको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना होगा, जीपीएफ के लोन के लिए अप्लाई करना होगा, एसआई लोन के लिए अप्लाई करना होगा, तब वो सब सारे के सारे काम है वो पर्सनल आईडी के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन का जो पोर्टल है ये यहाँ है, मेन्यू है, तो इसके माध्यम से वो पर्सनल अपनी लॉगिन आईडी के जो काम करेंगे वो ये रहेगा। और इसके लिए अगर आपको डीडीओ पे काम करना है तो उसके लिए अपने को अलग पोर्टल पे चलना पड़ेगा। तो डीडीओ पे चलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ये जो कस्टमर वाला बटन है ये आप जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये कस्टमर का नाम आ जाएगा और नीचे आपका डीडीओ का नाम आ जाएगा। डीडीओ के नाम के साथ ही आपके साथ में जो डीडीओ की जो आईडी है, आपकी ऑफिस आईडी है, वो यहाँ शो हो जाएगी। तो एज ए आप डीडीओ काम करना चाहते हैं तो डीडीओ रोल पे काम करेंगे, और एज ए कस्टमर आप काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉय की खुद के डाटा में कोई आपको किसी प्रकार का कुछ करना है तो आप एज ए कस्टमर इस पे काम करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि एज ए डीडीओ रोल काम करने वाले हैं, तो अपन डीडीओ रोल पे इस पे रोल करके इसको जैसे प्रेस करेंगे तो अपने को ये डीडीओ लॉगिन पे लेके चलेगा। तो इस प्रकार जैसे ही अपन उस पे प्रेस करेंगे तो अपने को ये डीडीओ लॉगिन पे लेके आ गया है। तो ये जो पोर्टल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये अपने डीडीओ साहिबान का पोर्टल है। तो इसके थ्रू अपन डाटा जो अपने को करना है, जो काम करने हैं, वो सारे के सारे डीडीओ पोर्टल पे करने हैं एज ए डीडीओ होने के नाते।
तो जैसे ही ये सरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, इस सरफेस में देखिए इस साइड में कई सारे ये मेन्यू दे रखे हैं। एम्प्लॉई है, जीपीएफ है, एसआई है। तो ये इनका अलग-अलग, सबका अलग-अलग महत्व होता है, अलग-अलग इनका काम होता है। अपना जो आज अपन सीखने जा रहे हैं, तो वो ये रहेगा कि एम्प्लॉय के डाटा में, जैसे आपके अधीनस्थ 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो उन 20 आदमी में से किसी भी की भी कार्मिक की अगर आपने को जो भी डाटा में चेंज करना है, चाहे वो नाम हो, पिता का नाम हो, जन्म दिनांक हो, नॉमिनी हो, तो वो किस प्रकार से करेंगे, आज अपन इसका अपना मेन फोकस रहने वाला है। तो जैसे ये पोर्टल आपके सामने आ जाता है, इसमें आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप ये एम्प्लॉय का जो बटन है या मेन्यू है, आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद में देखिए, ये नीचे 2 में खुलेगा ये। इसको सब इसमें मानो सब मेन्यू है ये। एम्प्लॉय का सब मेन्यू में आपको ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स हैं, दोनों में खुलेगा ये। तो आपने को क्या करना है कि ट्रांजैक्शन का जो मेन्यू है, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ट्रांजैक्शन का मेन्यू सिलेक्ट करेंगे और सारे सब मेन्यू खुलेंगे। मतलब समझ गए हो आप, एम्प्लॉय अपन ने किया, एम्प्लॉय किया तो अपने को ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स मिले, और अपन ने रिपोर्ट्स ना सेलेक्ट करके अपन ने ट्रांजैक्शन किया तो अपने को ट्रांजैक्शन के सब मेन्यू मिले। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन मिलेगा ये एम्प्लॉय नाम का, आप इस एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही देखिए ये इस प्रकार का आपके सामने पोर्टल है, ये ओपन हो जाता है। तो आपन क्या करेंगे कि अपने को किसी भी कार्मिक के, जिस कार्मिक के उस डेटा में अपने को चेंजमेंट करना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये सर्च बॉक्स का जो बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे। सर्च बॉक्स का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ये सर्च फॉर लिखा हुआ आएगा, स्टार मार्क आएगा, और विद ये भी स्टार मार्क है, दोनों स्टार मार्क रहेंगे इसमें। तो सर्च फॉर में अपन क्लिक करने के लिए अपने को यहाँ से स्क्रॉल बार के माध्यम से यहाँ से एक टेबल है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। तो जैसे ही अपन इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर या हस्बैंड नेम, अपन इन 3 जो अपने तरीके हैं, इनके माध्यम से हम एम्प्लॉय को सर्च करेंगे जिनके डाटा में अपने को चेंजमेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी याद रखना थोड़ा सा कठिन रहेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। फादर हस्बैंड भी नाम आपको याद नहीं रहेगा। एम्प्लॉय का नाम आपको बिल्कुल याद रहेगा कि हमें फला टीचर्स के, फला गुरु के में जो डाटा है उसमें चेंजमेंट करना है। तो आप एम्प्लॉय नेम ले लीजिए इसमें। जैसे ही आप एम्प्लॉय नेम लेंगे, आपके सामने विद का ऑप्शन आएगा यहाँ। तो इसमें अपन करेंगे, इसमें आप विद में क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नाम जिसको भी सर्च करना है आप, वो सर्च यहाँ पे 2 या 4 डिजिट आप लिख लेंगे, सेम सेम नाम के हैं, तो सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप विद लिख के और सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद में आपके सामने देखिए ये इस प्रकार का ये टेबल है वो ओपन हो जाएगा। अगर सेम सेम नाम के अगर 2 आदमी हैं, तो 2 का इसमें आ जाएगा, 4 है तो 4 का आ जाएगा। आप उनको टैली कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से, एम्प्लॉय नेम के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ, फादर और हस्बैंड नेम, काफी सारी डिटेल्स आपके सामने ये अवेलेबल होती हैं। तो आप यहाँ से जिस की भी कार्मिक के आपको यहाँ चेंज करना है, तो उसके कार्मिक के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई ओके वगैरह का बटन नहीं आएगा यहाँ। जैसे ही आप माउस का क्लिक लेके जाएंगे, तो क्लिक ले जाने के बाद में आप किसी भी जगह एम्प्लॉय आईडी हो, नेम हो, यहाँ कहीं पे भी आप इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो देखिए बेसिक डिटेल और इस प्रकार से ये सारा का सारा ये ओपन हो जाएगा। अपने को क्या करना है, जो भी करना, अगर नाम में परिवर्तन है किसी प्रकार का, तो आप यहाँ नाम को ऐड करेंगे या एडिट करेंगे, वो आप यहाँ कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको लग रहा है तो वो इस प्रकार करेंगे। फादर नेम में करना है तो इस प्रकार करेंगे। आपको ध्यान होगा कि पे मैनेजर पे अपन ने अभी चल रहा था डेटा वेरिफिकेशन का, तो वहां अपन कार्मिक के नाम, डेट ऑफ बर्थ और हस्बैंड या फादर नेम में जो चेंजमेंट कर रहे थे, वो यहीं से कर रहे थे। आपको जो चेंजमेंट करना है, जैसे एम्प्लॉय का नाम में सरनेम ऐड करना है, या सरनेम में कुछ अपने को उसमें अल्फाबेटिकली कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ उस नाम को चेंज कीजिए और उसके बाद में सबमिट प्रेस कीजिए। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद में आप कार्मिक का जो पे मैनेजर आईडी या पर्सनल है वहां जाके कीजिए, और वहां जाके पर्सनल आईडी में जानेंगे। वहां जाने के बाद में आपको एक अलग पोर्टल पे लेके जाता है और वहां वेरीफाई का ऑप्शन आता है, वो आप वहां उसको कर लेंगे। देखते हैं अपन, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वहां किस प्रकार से आपको क्या रहेगा। एम्प्लॉय का नेम यहाँ से जैसे आपने जो भी चेंजमेंट किया, डेट ऑफ बर्थ जो चेंज किया, फादर नेम में जो भी आपको करेक्शन करना था वो किया, और उसके बाद में आप इसको सबमिट प्रेस कर देंगे यहाँ। जैसे सबमिट प्रेस करेंगे, ये
2 या 5 मिनट के बाद में अपडेट हो जाएगा और वहां जाके आप इसको चेंजमेंट है वो कर सकते हैं। साथियों, अब अपन पहुंच गए हैं पर्सनल पे मैनेजर की आईडी पे। जैसे ही किसी कार्मिक के नाम में या पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में अगर अपने को करेक्शन करना है और उसकी रिक्वेस्ट को एचओडी से अपने को अप्रूवल करवाना है, उसके लिए अपन को क्या करना रहेगा, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले अपन ने एसआईपीएफ पोर्टल पे जाके वहां पर अपन ने डेटा को करेक्ट कर दिया था। वहां जाके नाम में या सरनेम में जो भी आपको करना था वो वहां से सबमिट कर दिया। उसके बाद में आप एक एम्प्लॉय जिसके डाटा में आपने चेंजमेंट किया है उसका आप पर्सनल पे मैनेजर है आप उसका लॉगिन करेंगे। पर्सनल पे मैनेजर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप इस प्रकार के सरफेस पे हैं आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद में देखिए आपके सामने एम्प्लॉय कॉर्नर ऑप्शन, इसमें आप चलेंगे नीचे मास्टर डेटा रिक्वेस्ट और इसमें ऊपर से 4 नंबर पे आप चलेंगे पर्सनल डेटा रिक्वेस्ट। आपको इस ऑप्शन पे आना है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर्सनल डेटा रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप पर्सनल डेटा अपडेट इस सरफेस पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद में आपको ये नेम, फादर नेम और डीओबी ये तीनों आपको ब्लैंक नजर आएंगे। जैसे ही आप शो डेटा पे आप क्लिक करेंगे, शो डेटा पे क्लिक करने के बाद में ही जो एसआईपीए पोर्टल पे आपने जो डेटा अपडेट किया है नाम में, सरनेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जो भी चेंजमेंट आपने किया है ये डेटा एसआईपीए पोर्टल से ये फैच कर लेगा और जो अपडेट किया हुआ नाम है वो आपके सामने यहाँ शो कर देगा। तो जैसे ही शो डेटा पे आप क्लिक करेंगे वो डेटा यहाँ से फैच करेगा और फैच करने के बाद में नेम, फादर नेम और डीओबी तीनों में आपने जो भी चेंजमेंट किया है आप इसको मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद जैसे ही आप एग्री होते हैं कि मैंने जो डाटा चेंजमेंट किया था वो बिल्कुल सही है, उसके बाद में आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में सरफेस जो आने वाला है अगला वो आएगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली और आप इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये नीचे इस प्रकार का एक ये कॉलम बन के आ जाएगा। ये यहाँ पे इसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिक्वेस्ट का स्टेटस है ये अभी पेंडिंग, एम्प्लॉय लेवल अपने स्तर पे ही एम्प्लॉय के लेवल पे ही बोल रहा है। जैसे ही आप इसको डेटा को आप चेंज करेंगे आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। और आपको ये लगता है कि मेरा डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आप इसको वापस बैक आ जाएंगे, लॉग आउट आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद में आप फिर से ट्राई करेंगे और आप यहाँ अपना अपडेटेड डेटा है वो आप पाएंगे। और जैसे ही आप संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मेरा 10th की मार्कशीट के हिसाब से बिल्कुल सही है, आप फॉरवर्ड कर देंगे। और जैसे इस रिक्वेस्ट को आप फॉरवर्ड करेंगे वो तुरंत अपने डीडीओ लेवल पे रिक्वेस्ट है वो वहां पे पेंडिंग है वो बता देगा। अपन संतुष्ट हुए इस बात को लेके कि अपना डेटा सही है, अपन ने इसको फॉरवर्ड किया। जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये डेटा फॉरवर्डेड टू डीडीओ सक्सेसफुली दिखाएगा और यहाँ आप इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे डीडीओ लॉगिन पे। पर्सनल पे मैनेजर का काम कंप्लीट होता है वहां पर और आप अब जो आप जो देखेंगे वो अपन देखने वाले हैं डीडीओ लेवल पे। जैसे ही आप डीडीओ लॉगिन को लॉगिन करेंगे उसके बाद में आप ऑथराइजेशन में जाएंगे और यहाँ देखिए एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन, इसमें आप जैसे आगे कर्सर करेंगे तो एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, आप इस टैब को ओपन करेंगे और इस टैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सरफेस आता है अप्रूव रिजेक्ट एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल अपडेट रिक्वेस्ट। इस प्रकार का ये सरफेस अपने सामने आ जाएगा। अगर ये काफी सारी रिक्वेस्ट अगर आपके सामने होती हैं तो आप नेम से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ प्लीज इंटर वन लेटर, आप सिंगल लेटर के माध्यम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन अपने पास में एक एम्प्लॉय का डाटा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाएगा, आपको उसको ढूंढने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आपके सामने जो अभी आपने रिक्वेस्ट भेजा था वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ शो हो जाएगा और आपने रिक्वेस्ट किस प्रकार का टाइप लगाया है, स्टेटस अपडेट का लगाया है, पर्सनल डिटेल का लगाया है, पे एंड बैंक का लगाया है। क्योंकि जहां मास्टर डेटा में अपन ने जो करेक्शन की बात कर रहे थे वहां से सभी प्रकार की रिक्वेस्ट है वो
लगाई जा सकती हैं। देखिए, ये रिक्वेस्ट लगाने का जो सिस्टम मैंने आपको बता रहा था, जैसे पर्सनल डेटा रिक्वेस्ट का जो अपन लगा रहे थे, वो यहाँ से लगेगा। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का चेंजमेंट करना है, तो बैंक अकाउंट का अपडेट का रिक्वेस्ट लगाएंगे। पर्सनल डिटेल आपको अपडेट करनी है, वो उसका रिक्वेस्ट यहाँ से लगाएंगे। अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट का लगाना है, वो यहाँ से लगाएंगे। एम्प्लॉय स्कीम का रिक्वेस्ट यहाँ से लगाएंगे। एम्प्लॉय पे डेट जो आपको चेंज करनी है, वो यहाँ से आप चेंज करेंगे। आजकल डीडीओ लेवल पे ना देके ये सारे के सारे रिक्वेस्ट हैं आपको पर्सनल एम्प्लॉय लॉगिन पे उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो आपको पहले यहाँ से उन चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ से रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद में आप उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो एक साधारण एप्लीकेशन लिख के आप डीडीओ साहिबान को दें और वो वहां से आगे की जो कार्यवाही होगी, वो अपने स्तर पे वो करेंगे। आपकी कार्यवाही एम्प्लॉय लेवल पे है, वो यही समाप्त हो जाएगी। आप जिस प्रकार की रिक्वेस्ट लगाते हैं, उस रिक्वेस्ट को यहाँ से क्रिएट कीजिए और उसका आप फॉरवर्ड कीजिए और उसके बाद में आप एक साधारण एप्लीकेशन के माध्यम से डीडीओ साहिबान को इससे अवगत करवा दीजिए कि मैंने अपना रिक्वेस्ट बनाया है और उसमें आप मेरे को इस प्रकार का संशोधन है वो अपेक्षित है। तो वो वहां से आपका डेटा है वो अप्रूवल हो जाएगा। तो इस प्रकार का अपन यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके आगे का ये रहेगा कि पर्सनल डिटेल में आपने रिक्वेस्ट लगाया है, आप उसको रिक्वेस्ट को देखेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपने अटैच किया उसको देखेंगे और अगर आपको इससे संतुष्ट नहीं होते हैं आप, तो यहाँ रीजन लगा के आप रिजेक्ट भी इसको कर सकते हैं। वापस ये एम्प्लॉय लॉगिन पे रिजेक्ट होके चला जाएगा, वहां से दोबारा से आप रिक्वेस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको सहमत हैं, आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल डेटा सही है, मैं इसको अप्रूव करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से व्यू करेंगे और उसके बाद में इसको अप्रूवल दे देंगे। जैसे ही आप इसको अप्रूवल देंगे, इसके बाद में ये पेंडिंग टू एचओडी बोलेगा। तो एचओडी लेवल पे जाने के बाद में आप वहां से पत्राचार के माध्यम से आप जो भी आपका प्रोसेस रहता है, उसके माध्यम से आप एचओडी लेवल से इसको अप्रूवल करवा लेंगे। जैसे ही डेटा अप्रूवल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही आपके जो पर्सनल जो मास्टर में जाने के बाद में एम्प्लॉय यहाँ मास्टर डाटा आता है, उसमें ऑटोमेटिक ही नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट होके आपके सामने जो भी आएगा वो शो हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो स्टेप था, जो पे मैनेजर पे जो अपडेट करने का रिक्वेस्ट का था, वो अपन ने यहाँ से समझा इस चीज को। वापस अपन चलते हैं SIPF पोर्टल पे। अभी हमने एम्प्लॉय का नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर या हस्बैंड नेम में जो करेक्शन करने का जो स्टेप बाय स्टेप पे मैनेजर और SIPF पोर्टल दोनों का जो प्रोसीजर था, वो अपन ने अभी देखा। और उसके बाद में SIPF पोर्टल पे और भी काफी सारे डेटा होते हैं जो अपने को अपडेट करने होते हैं। जैसे किसी कार्मिक का स्थायीकरण हो जाता है, स्थायीकरण के बाद में या कार्मिक का अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो चेंज कर लेता है, तो नॉमिनी ऐड करवाना हो तो शादी हो जाता है। काफी सारे और स्टेप रहते हैं इसमें। जैसे मैरिटल स्टेटस है, यहाँ आपने जैसे जब जॉब लगे आप, आपका SIPF पोर्टल पे आईडी क्रिएट हुआ, तब आप अनमेरिड थे, लेकिन अब आपका शादी हो चुका है, तो आपको इसको मेरिड में चेंज करना है। तो आप साधारण एप्लीकेशन लिख के डीडीओ साहिबान से मैरिटल स्टेटस है इसको आप अपडेट है वो करवा सकते हैं। डेट ऑफ मैरिज का आप एंटर कर देंगे इसमें। उसके बाद में आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए आप कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद में आप सर्विस डिटेल, इसके बाद में आप डिपार्टमेंट है आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर प्राइमरी एजुकेशन है, जो भी आपका रहेगा, डीडीओ का नाम, ये सारे डाटा आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे आपको चेंजमेंट ये करना, जैसे ही आपका स्थायीकरण हो जाता है, तो पहले आप यहाँ पे लेवल था, यहाँ आप फिक्स होते हैं, तो आप यहाँ से पे लेवल आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आपका स्थायीकरण होता है, तो आपको यहाँ से बेसिक पे है वो चेंज करनी होती है। क्योंकि दोनों चीजें अपन जब तक चेंज नहीं करेंगे, तब तक अपन फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, उस फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिक आता है, तो वो बेसिक है वो पुराना वाला ही जो अपन फिक्स पे ले रहे थे, वही इसमें शो होगा और अपने को उसका जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा। तो उसमें डेटा संशोधन करने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ SIPF पोर्टल के ऊपर, इस पोर्टल पे अपन सबसे पहले अपना लेवल चेंज कर लेंगे। जिस लेवल में आप L10 L5 में आपका स्थायीकरण हुआ है, और जो L5 या L10 में होने के बाद में आपका जो जिस न्यूनतम के अंदर आपका हुआ है, जो फिक्सेशन हुआ है, आप इसमें बेसिक पे को ऐड करके आप सबमिट कर देंगे, तो आपका डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आप SIPF पोर्टल के पर्सनल लॉगिन से, ना कि डीडीओ लॉगिन से, आपका जो पर्सनल लॉगिन है वहां जाके आप SI का जो
फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप वहां से सबमिट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है सर्विस डिटेल कंप्लीट करने के बाद में स्कीम डिटेल। जैसे ही आपका एसआई का आपने अप्लाई कर दिया 2 महीने बाद में या महीने भर बाद में, जैसे ही आपका एसआई नंबर अपडेट होके आ जाता है, तो आप स्कीम डिटेल में यहाँ जाने के बाद में आप यहाँ पॉलिसी नंबर ऐड करेंगे, डेट ऑफ एक्टिवेशन लिखेंगे, एसआई फाइल लोकेशन है कहाँ पर है, वो जिस जिला हेडक्वार्टर पे है आप उसकी लोकेशन देंगे। जीपीएफ का जो है ये अपने लिए लागू नहीं होता, पुराने कर्मचारियों के लागू होता है, अपने लिए लागू नहीं होता ये। तो एसआई नंबर है ये 2004 के बाद में जो नियुक्त हुए कर्मचारी जिनका एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास से पॉलिसी नंबर आ जाता है। जैसे ही नंबर आ जाता है उसके बाद में आप यहाँ इसको डिटेल को अपडेट, या तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा या फिर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो तो आप इसको यहाँ जाने के बाद में एक बार जरूर जरूर चेक कर लें, आप इसको अपडेट है वो कर लें। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल। आपको जैसे इसमें नॉमिनी को ऐड करना है, नॉमिनी को आपको हटाना है। एसआईपीए पोर्टल की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि जब अपन जीआईएस 220 रुपए का दुर्घटना बीमा अपन अप्लाई करते हैं उस टाइम पे अपने को नॉमिनी है वो इसमें दिखाना होता है। तो जो नॉमिनी आपका पे मैनेजर पे है, पे मैनेजर पे आपने फैमिली डिटेल में जो अपडेट करवा रखा है वही आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पे मैनेजर पे आपने कुछ अलग नॉमिनी शो कर रखा है और यहाँ आप अलग कर, दोनों में भिन्नता अगर होती है तो आपका बिल जो ट्रेजरी लेवल पे पास होना है वो नहीं हो पाता। और जब कभी भी अगर कोई हादसा हो जाता है अपने साथ में तो उसके लिए अपने को जो क्लेम करते हैं उसमें अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना है वो करना पड़ता है। तो आपका जो पे मैनेजर पे आप फैमिली अपनी डिटेल है वो आप देख लें और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आप साधारण एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें फैमिली आपको जो ऐड है वो डिटेल है वो आप ऐड करवा सकते हैं, यहाँ से आप उनको हटवा सकते हैं। ध्यान रखें आप ये जीपीएफ का नॉमिनी है ये शेयर ये जीपीएफ 2004 से पहले वालों के लिए है और एसआई का नॉमिनी है ये अब 2004 की पहले और दोनों के बाद दोनों के लिए है। जिन जिन किस अपने सेक्टर में अपने को लागू होता है, जैसे ये दिखाएगा 2004 के बाद वालों के भी जीपीएफ नॉमिनी शेयर का दिखाएगा, लेकिन 2004 के बाद में जीपीएफ का आप लागू नहीं होता, एनपीएस का होता है। तो आप इसको टिक करके आप इसको छोड़ दें, आपके लिए लागू नहीं है ये। लेकिन एसआई का आपके लिए लागू है। और ध्यान रखें एसआई का जो नॉमिनी शेयर करेंगे आप इसको 50-50 में या 70-30 में या आप इस प्रकार से इसको नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपने को आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, डिस्प्यूट होते हैं इसमें। तो आप एक कार्मिक को चुने जो भी आपका फैमिली के अंदर जो भी आप जिसको भी आप नॉमिनी ऐड करवाना चाहते हैं वो आपको करें और 100% है आप उसको शेयर करें। तो इसके बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट आप इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद में आपका डेटा है वो बिल्कुल अप्रूव है वो हो जाएगा। साथियों, हमने इस वीडियो में कार्मिक की पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल, स्कीम, फैमिली एंड नॉमिनी, जितने भी सभी प्रकार के जो डेटा अपडेट के जो एसआईपी पोर्टल पे जो अपना काम होता है कर्मचारी से संबंधित, हमने सभी को स्टेप बाय स्टेप जाना और उनको समझा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की डिटेल अपडेट करने में अगर और भी समस्या आती हो, आपको ये ध्यान नहीं हो कि कहाँ से अपडेट होगा, तो आप मेरे इस चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन वीडियो बनाए या फिर जो भी टॉपिक चुने अपन, तो उसमें मैं आपको उस जो समस्या रहेगी आपको वो मैं ऐड कर सकूं उसमें। तो आपसे इस प्रकार की अपेक्षाएं रहेंगी। अपना वीडियो ये यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।